हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। आज के सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स जो एग्जाम में आती हैं उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इन्फ्लेशन का बेसिक देख लिया था, क्या होता है इन्फ्लेशन, कैसे होता है इन्फ्लेशन। अब इस सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स और इसके सारे टाइप्स को समझेंगे और फिर साथ में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, जो इन्फ्लेशन है उसको तीन आधार पे बांटा जाता है, तीन बेसिस पे बांटा जाता है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कि वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन, कि उसके होने का रीजन क्या है, उसके होने का कॉज क्या है, किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये वजह के आधार पे है, कॉज के आधार पे है, ये स्पीड के आधार पे है, और ये कुछ अलग ही तरीके की इन्फ्लेशन होती है। इसको भी हम इसी के ही साथ कोरिलेट करके समझेंगे। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे जो इन्फ्लेशन है वो चार टाइप से बांटी जाती है। सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर है वॉकिंग इन्फ्लेशन, देन रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। ये फाइव टाइप्स हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। आपको इनके नाम से ही पता लग रहा होगा। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग के चलना, है ना, रेंगना कहते हैं। क्रीप का मतलब रेंगना। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रेंगना, यानी रेंग रेंग के चलना, यानी कि बहुत कम पेस से, बहुत कम रेट से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी क्रीपिंग से थोड़ा ज्यादा चल रहा है। रेंग तो बिल्कुल ही यूं कहते हैं ना, क्या रेंग रेंग के चल रहे हो, थोड़ा चलो ना, थोड़ा तेजी से चलो। तो यानी क्रीपिंग तो बहुत ही स्लो हो गया और वॉकिंग में कुछ तेजी आई है। फिर उसके बाद रनिंग, मतलब वी आर रनिंग यानी हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा महंगाई हो जाना। देन गैलोपिंग का मतलब होता है ऐसे जंप कर करके चलना, है ना, लाइक कैंगरू, जंप कर करके चलना। गैलोपिंग का मतलब होता है जंपिंग इन्फ्लेशन, यानी आप लोग कूद कूद के बहुत तेजी से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देन हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मीन्स कहते हैं ना, हाइपर मत हो, गुस्सा जब किसी को आ जाएगा इतना हाइपर मत हो, मतलब बहुत ही तेजी से कोई सडन चेंज आ रहा है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो था एक, मैंने बेसिक इंग्लिश का हिंदी करके आपको बताया है। अब एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, स्पीड के बेसिस पे हमने देखा, ऐसे ही कॉज के बेसिस पे ये 7 टाइप्स का इन्फ्लेशन होता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। देन मॉनेटरी इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। Okay, and the other two types of inflation are skew inflation and stagflation। एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले जो हमें जानना है, that is on the basis of speed। स्पीड के बेसिस पे कौन से तरीके के इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, इसको हिंदी में एस्पिरेंट्स कहते हैं मंदस्फीति। मंदस्फीति यानी बहुत ही धीरे है, मंदस्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी महंगाई है, जो हमारी इन्फ्लेशन है, वो 1 to 4% से इंक्रीज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। किसी चीज के प्राइस पहले 100 रुपए थे, तो आज उसके जो प्राइस है वो 101, 102, 103, 104 इसके बीच में ही, इसी रेंज में चल रहे हैं। उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 to 4% राइज होना। मैंने इसको और आसान करके आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक बास्केट है। इस बास्केट के अंदर बहुत सारा सामान है, खाने पीने का, पहनने का, चप्पल आ गई, फूड आइटम्स आ गई, बेवरेजेस आ गई, टोबैको आ गए, फ्यूल आ गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। मान लीजिए पहले इस बास्केट के प्राइसेस 100 रुपीज थे। कुछ समय के बाद आपने देखा कि बास्केट के जो प्राइस है, मतलब ये सारा सामान जो है 104 रुपीज का हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि 4% राइज हो गया इन्फ्लेशन में। कितना राइज हो गया, 4% राइज हो गया इन्फ्लेशन में। ऐसे ही मान लीजिए इस बास्केट के दाम जो है वो 103 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि 3% राइज हो गया इन्फ्लेशन में। कितना परसेंट, 3% राइज हो जाए इन्फ्लेशन के अंदर। यानी जो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन है उसमें क्या होगा कि कोई प्राइस 100 रुपीज से मैक्सिमम 104 जा रही है, मैक्सिमम 104 जा रही है। अगर 101, 102, 103, 104 रुपए तक महंगाई आ रही है, उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे ही वॉकिंग इन्फ्लेशन, कि अगर वो बास्केट जो है
2 to 10% राइज कर जाए, अगर प्राइसेस जो है 2 से 10% तक राइज कर जाए, उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हेन इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट लेस देन 10%, मतलब सिंगल डिजिट में है, 10% में तो 2 डिजिट्स आ गए, एक यूनिट प्लेस एक टेंस प्लेस, यानी इकाई और दहाई वाला आ गया, 0 क्या हो गया यूनिट प्लेस, 1 क्या हो गया टेंस प्लेस। ये कह रहा है जब महंगाई सिंगल डिजिट में ही है उसको हम लोग कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो इसके बारे में काफी चिंतित रहते हैं, काफी कंसर्न उनका इस चीज को लेके रहता है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है किस लेवल से बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। रनिंग मतलब कि 10 से 20% तक इंक्रीज आ रहा है आपकी इन्फ्लेशन में। वो जो बास्केट थी वो 100 रुपए से सीधा 115 रुपए की हो रही है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10 से 20% इन अ ईयर, एक साल में किसी चीज के प्राइस 10 से 20% से बढ़ रहे हैं, उसको हम रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद गैलोपिंग, गैलोपिंग में 20% से लेके 1000% तक अगर आपके प्राइसेस में चेंज आ रहा है उसको हम गैलोपिंग कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ये रैपिड रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन है वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है अब महंगाई। आप एक चैलेंज बन गया है आप लोगों के लिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग इन्फ्लेशन मतलब कूद कूद के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जंपिंग इन्फ्लेशन। देन नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है अतिस्फीति। अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, ये वो सिचुएशन है जब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, जब हमारी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस हो रही है। इन्फ्लेशन राइजेस एट अ वेरी फास्ट रेट, कैन लीड टू अ टोटल कोलैप्स ऑफ द करेंसी। करेंसी जो है वो कोलैप्स हो रही है, मतलब ये वो परिस्थिति है जब आपको एक ब्रेड का पैकेट लेने जाना है तो भर भर के, ट्रक भर भर के आपको नोटों का लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि चीजों के जो प्राइस है वो 1000% से भी ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, इस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस रेट से महंगाई बढ़ रही है। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब ये एक वर्स्ट सिचुएशन है और वीक गवर्नमेंट और पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ऐसा होता है। इंडिया के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, हाँ गैलोपिंग या रनिंग तक तो हम टच कर जाते हैं, बट हाइपर इन्फ्लेशन में अभी भारत कभी नहीं फंसा है और भगवान करे ना ही फंसे। वेनेजुएला ने अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा, वेनेजुएला के अंदर ऐसी परिस्थिति आई थी और उन्होंने अपनी करेंसी चेंज की। फिर ठीक है, उन्होंने अपनी करेंसी चेंज की बिकॉज उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई थी। जो उनकी करेंसी थी उसमें तो कुछ आता ही नहीं था, इतनी महंगाई बढ़ गई थी, तो फिर उन लोगों ने अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। तो इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कौन कौन से टाइप का होता है, अप टू 4% क्रीपिंग, 2 to 10% वॉकिंग, 10 to 20 रनिंग, 20 to 1000 गैलोपिंग एंड 1000 प्लस, उसको हम कह रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जो हाइपर इन्फ्लेशन होगा वो बहुत ही कम समय में तेज बदलाव आएगा, समय कम है बदलाव बहुत तेज है। ठीक है, तो ये है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉज के बेसिस पे देखते हैं, रीजंस के बेसिस पे देखते हैं। हमने 7 टाइप्स का देखा था। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है आपको, मांग जनित मुद्रास्फीति इसको कहते हैं हिंदी में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास चीजें बहुत कम है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत थोड़े हैं, लेकिन डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीजें बहुत कम है मतलब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा है लोगों के पास डिमांड करने के लिए, लेकिन गुड्स जो है मार्केट में बहुत कम है। टू मच मनी टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा थोड़े से गुड्स को चेज कर रहा है, इसको कह रहे हैं हम डिमांड पुल। बहुत पैसा होगा तो बहुत डिमांड करोगे ना, और सामान बहुत कम है, मतलब ये वो है व्हेन डिमांड इज मोर देन हाई देन सप्लाई, इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहा जा रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट फॉल इन दिस केस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है वो मैच नहीं कर पाता है, डिमांड से आउटपुट मैच नहीं कर पाता है। इसके कॉजेज क्या है, मतलब जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, एक तो यही इसका रीजन है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, रीजन पूछा जा रहा है इसके अंदर कि ऐसा क्यों होता है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से आपकी पॉकेट्स में पैसा ज्यादा बच गया,
तो अब खुद दिमाग लगाओ, हमने लास्ट सेशन में समझा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया होगा कि आपकी पॉकेट में, मुझे पता है आप लोगों के मेरे पीछे ये शब्द छुप रहे हैं, मैंने जानबूझ के इसके आगे खड़ी हुई हूं मैं, ताकि आप लोग दिमाग लगाएं और उसको रीड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप खुद सोचो, आपकी पॉकेट में पैसा ज्यादा कब बचेगा? वो तब बचेगा जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है ना। गवर्नमेंट कह रही है मुझे टैक्स मत दो, तुम अपनी परचेजिंग करो, तुम अपनी डिमांड बूस्ट करो, तुम अपना पैसा बचा के रखो, मतलब अपने पास रखो, अपने हिसाब से खर्चो, मैं टैक्स नहीं मांग रहा हूं और बदले में मैं तो तुम्हें सब्सिडी दे दूं सिलेंडर पे, तुम तो बस 300 रुपए ही खर्च करो, मैं 800 रुपए दूंगा। यानी गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी, अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी। तो इन सिचुएशंस में आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा, पैसा ज्यादा बचेगा तो आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस की वजह से, गवर्नमेंट के स्टिमुलस की वजह से जो प्राइस है वो राइज हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, आप अभी के लिए इस पॉइंट को सिर्फ समझ लीजिए, बिकॉज अभी आप नहीं जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको नहीं पता फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, हम अभी के लिए इसको नहीं समझ रहे हैं। हम इस थर्ड पॉइंट को कुछ 2 से 3 क्लासेस के लिए पेंडिंग रख रहे हैं। जब मैं ये टॉपिक आपको करवाऊंगी फिर से, तो आप लोगों को मैं यही स्लाइड फिर से दिखाऊंगी कि हमने ये उस समय ऐसा पढ़ा था। अभी बस आप ऐसा समझें कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। ये वो सिचुएशन है जब सप्लाई जो है उतना नहीं है जितना डिमांड इंक्रीज हो गया है, और ये डिमांड इंक्रीज हुआ नहीं है, किया गया है। गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज किया गया है। गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया था, जैसे सब्सिडीज को इंक्रीज करके, टैक्स रेट्स में डिडक्शन करके, ऐसे स्टेप्स की वजह से आपकी पॉकेट्स में पैसा ज्यादा बचा और आप लोगों ने डिमांड ज्यादा की, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मीन्स फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम बर्गर खाने गए और बर्गर के प्राइसेस हैं 60 रुपीज पर बर्गर, ठीक है, 60 रुपीज पर बर्गर। अब क्या हुआ, जो शेफ इस बर्गर को बना रहा था वो पहले 20,000 रुपीज मंथली लेता था। अब उसने अपने मालिक को क्या कहा कि सर मैं नहीं करूंगा इतने में काम, मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए। अब शेफ अच्छा है, जो ओनर है वो शेफ को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ का स्वाद पूरी सिटी को पसंद आ रहा है, तो आप शेफ को बदल भी नहीं सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो कहेगा ठीक है चल 50 दूंगा तुझे। तो बर्गर के प्राइसेस उसने 80 कर दिए। कितने कर दिए? 80 कर दिए, यानी 80 रुपीज पर बर्गर कर दिया उसने। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। बनाने में जितना सामान यूज हो रहा था, जो भी सर्विसेज यूज हो रही थी, जो भी गुड्स यूज हो रहे थे, उनके प्राइस में इंक्रीज हो गया, जिस वजह से इस बर्गर के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो विद एन इंक्रीज इन प्राइसेस द आउटपुट लेवल ऑफ द इकोनॉमी फॉल्स। मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे ही प्राइस जो है वो इंक्रीज होंगे, जो आउटपुट है वो नीचे गिर जाएगा। या आप इस लाइन पे ध्यान ना देके इधर समझें पहले। व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट। अब फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों से जितना चार्ज कर रही हूं, या मैं परचम क्लासेस से जितना चार्ज कर रही हूं, उस हिसाब से आप लोगों के कोर्स की फीस है। अगर मैं मेरे चार्जेस बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो आप लोगों की फीस में इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा खर्चा है वो तो आप लोगों में से कहीं से निकल रहा है ना, बिजनेस है, आप लोग भी समझते हैं इस बात को। ऐसे ही जब कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो जाता है, बर्गर के अंदर लगने वाला जो पाव है, जो ब्रेड है, वो महंगा हो गया, बर्गर में जो सैलेड्स लग रही हैं वो महंगी हो गई, तो ऑब्वियस है आपका बर्गर महंगा बिकेगा, महंगा बनेगा तो बेचना भी महंगा पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब लागत यानी कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है? फर्म पास द हायर लेबर कॉस्ट ऑन टू देयर कस्टमर एज हायर प्राइसेस। ये क्या कह रहा है कि फर्म पास द हायर लेबर कॉस्ट ऑन टू देयर कस्टमर एज हायर प्राइसेस। प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, आप इसको समझें, ब्रेक करके समझें कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। बिकॉज
लेबर कॉस्ट महंगा हो गया है। लेबर के कॉस्ट की बिल्ट इन मतलब उसकी बनावट महंगी हो गई है। जैसे ये आप सुनार की दुकान पे देखते हैं, आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, आपने जो नेकलेस 1 लाख का पसंद किया था, 2 दिन के बाद वो नेकलेस मान लीजिए 1,10,000 का आपको मिल रहा है। अब आपने कहा कि अंकल इसमें उतना ही गोल्ड है जितना पहले था और गोल्ड के प्राइसेस भी चेंज नहीं हुए, तो आपने ये 10,000 रुपीज किस चीज के लगा दिए? तो गोल्ड स्मिथ क्या कहेगा? मैम ये मेकिंग चार्ज है। वो क्या कहता है कि ये मेकिंग चार्ज है, मतलब ये बिल्ट इन चार्ज है। जो व्यक्ति हम लोगों के यहाँ पे पहले काम करता था, अब उसने अपने चार्ज बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो शेफ वाला एग्जाम्पल फिर से ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला। यहाँ पे सिर्फ मेकिंग चार्ज मतलब जो लेबर थी, अब उसने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया है, जिसके कारण हमारी जो महंगाई है वो बढ़ाई हुई दिख रही है। अब सीधी सी बात है, मेकिंग चार्ज सुनार अपने यहां से तो देगा नहीं, आप लोगों पे ही थोपेगा कि ठीक है अब आपको महंगा नेकलेस मिलेगा। तो इसको कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जब उसकी बनावट महंगी हो रही है। ठीक है, जब उसको बनाना, मेकिंग करना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है? आपको पता है कि करेंसी कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है। अगर आरबीआई इतना सारा पैसा प्रिंट कर दे कि आप सब लोगों के हाथ में बहुत सारी मनी सप्लाई आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग डिमांड कर दोगे बहुत सारी, और डिमांड कर दोगे तो महंगाई हो जाएगी। क्यों हुई ये महंगाई? बिकॉज आरबीआई ने एक्सेस मनी प्रिंट कर दिया था। व्हेन आरबीआई प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी अपने घाटों को पूरा करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को लॉस लगता है, गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है। डेफिसिट को अभी आप समझना घाटा है ना, घाटा यानी कि लॉस, अभी के लिए ये समझना, फिर मैं बताऊंगी आपको बजट में कि डेफिसिट होता क्या है। इस घाटे को पूरा करने के लिए, मींस इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, जब कुछ भी नहीं बचता है, टैक्स भी लेके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी घाटा पूरा नहीं हो रहा, तब जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को ये ऑर्डर करती है कि प्लीज आप कुछ न्यू करेंसीज जो है वो प्रिंट कर दो, आप कुछ एक्सेस मनी प्रिंट कर दो। अब एक्सेस मनी तो प्रिंट हो गया, उस हिसाब से इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ नहीं है गुड्स का, लोगों के पास तो पैसा आ गया। अब पैसा आ गया, अब वो लोग तो डिमांड करेंगे, बट जो इकोनॉमी है उसमें सप्लाई उतनी हुई नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर जो महंगाई होगी उसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मतलब किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वीक है। Due to weak structure of the institutions and markets in the economy, mostly the developing and low income ones. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में, कि जो इकोनॉमी है या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्ट्रक्चर वीक है, और डेवलपिंग और लो इनकम एरियाज के अंदर ये होता है। समझना, एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड गुड्स ड्यू टू होर्डिंग एंड पुअर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। भाई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम एक देसी सा एग्जाम्पल समझते हैं। खेत में गए थे, यानी खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं, वीट उगाते हैं हम। अब मॉनसून की वजह से, पुअर मॉनसून की वजह से जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ, यानी इकोनॉमी फेल हो गई, प्रोडक्शन फेल हो गया। हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने उस हिसाब से पुख्ता काम कर नहीं रखा था कि अगर मॉनसून फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रेन करेंगे या कैसे पानी पहुंचाएंगे किसानों तक। यानी आपकी इकोनॉमी फेल हो रही है, आपका सिस्टम पूरा फेल हो रहा है, उसकी वजह से जो महंगाई आएगी। अब उतना अनाज नहीं हुआ जितनी हर बार होता है, मॉनसून आया नहीं है, बारिश अच्छी हुई नहीं है, सरकार ने कुछ किया नहीं है, लेकिन खाने वाले उतने ही हैं, डिमांड उतनी ही है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। इस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्यों आया ये इन्फ्लेशन? बिकॉज पुअर स्ट्रक्चर था आपके इंस्टीट्यूशंस का, आपकी गवर्नमेंट का, आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वीक था। वो अपने आप को पहले से प्लान नहीं कर सके थे। इस चीज को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। क्या हुआ, इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए किसी काम में मोनोपोली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेली हूं इस पूरी इंडिया में जो इकोनॉमी पढ़ाती है, मान लीजिए मेरा मोनोपोली हो गया। अब मैं मेरे कोर्स के तुमसे कितना भी चार्ज करूं तुम मजबूर हो जाओगे वो कोर्स देने के लिए,
और मैं मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगी, अपने प्राइस को, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए मैं क्या करती रहूंगी, आप लोगों से और ज्यादा महंगा कोर्स बेचने लग जाऊंगी। मैं इस चीज का फायदा क्यों उठा रही हूं, बिकॉज मेरी मोनोपोली है, क्योंकि और कोई इंडिया में इकोनॉमी पढ़ा नहीं रहा है, मैं ही सिर्फ पढ़ा रही हूं। ऐसे ही मार्केट में कोई मोनोपोली करता है अगर काम पे, मतलब वो अकेला ही है जो उस काम को कर रहा है, तो वो कितना भी प्राइस आपसे ले आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेलवे वाले कितना भी महंगा टिकट बेचे आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन, अपने पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंडियन रेलवेज का। तो ऐसी चीज के लिए जो महंगाई होती है उसको हम प्रॉफिट इंड्यूस्ड कहते हैं, बिकॉज हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए अपनी मोनोपोली पोजीशन का फायदा उठा के महंगाई को बढ़ाया है। इसको कहते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, मान लो बहुत समय से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ था, मतलब कि डिमांड बढ़ ही नहीं रही थी, बहुत समय से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ था, डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही थी। अब क्या करेंगी, अब गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी, गवर्नमेंट कुछ स्टिमुलस करेगी। गवर्नमेंट आप लोगों को या तो पेंशन बढ़ा रही है गवर्नमेंट लोगों की, या गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर रही है, या गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मैं सब्सिडीज ज्यादा दूंगा, मैं सब्सिडी ज्यादा कर देता हूं, मैं अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देता हूं, मैं खर्चा करूंगा तुम्हारे खाने पीने का। तो इसमें क्या होगा कि फिर से जो इकोनॉमी है उसका डिमांड एकदम से बढ़ने लग जाएगा। बहुत समय से आपका इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रहा था, और जैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस दिया, जैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया, आपकी तरफ सोचा, आपकी डिमांड को बढ़ाने का प्रयत्न किया, गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से अब फिर से इकोनॉमी रीफ्लेट हो रही है, फिर से वापस से डिमांड धीरे धीरे बूस्ट होने लगी है, यानी रीफ्लेशन। री इन्फ्लेशन को कह दिया रीफ्लेशन, दोबारा से इन्फ्लेशन आना यानी रीफ्लेशन। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ा देती है गवर्नमेंट अपनी, ठीक है, और जो भी डिफ्लेशन के इफेक्ट्स थे, मतलब कि लोन को सस्ता कर देंगे कि खूब पैसा दुनिया को मिले और वो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा डिमांड इकोनॉमी में जनरेट करवा सके। ठीक है, इसको कहते हैं रीफ्लेशन। इसके बाद स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इसको देखो मैंने ब्रेक कर दिया, स्क्यू प्लस इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, कुछ प्राइसेस में, कुछ आइटम्स में महंगाई आना स्क्यूफ्लेशन कहलाता है। बाकी प्राइसेस सब सेम है, वैसे सब कुछ सेम मिल रहा है, बस पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ सेम है, बस गोल्ड महंगा हो रहा है, सब कुछ सेम है, बस टीवी महंगा हो गया, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो रहा है, बस। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ ही चीजों में महंगाई आना, राइज इन प्राइस ऑफ सम आइटम्स, कुछ ही आइटम्स में महंगाई आना, बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो उनके प्राइसेस सेम हैं, उसको कहते हैं हम स्क्यूफ्लेशन। एग्जांपल है जैसे अनियन के प्राइस में सीजनल राइज आ जाता है ना, आपने देखा था अनियन जो है वो 200 300 रुपए किलो हो गए थे। ऐसा क्यों, बिकॉज कुछ ही चीजों में आ रहा था, सभी चीजें थोड़ी ना महंगी हुई थी, सिर्फ लेमन हो रहा था, अनियन हो रहा था। तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी इन्फ्लेशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। और अनियन भी क्यों हो रहा था, बिकॉज होर्डिंग होने लगी थी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी, लोग स्टॉक करके रखने लगे थे, यानी गलत तरीकों से अनियन को स्टॉक करने लगे थे। अब जब कहीं होर्डिंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये उसी का ही पार्ट है, मतलब आपका सिस्टम फेल हो रहा है ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में। ये स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है, आपका इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है वो वीक है, यानी अनियंस की होर्डिंग को आप रोक नहीं सके, इसको स्ट्रक्चरल इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टैगफ्लेशन क्या है, पहले इसको मत देखो, पहले आप मेरी बात समझो। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, रिसेशन यानी मंदी आई हुई है मार्केट में, यानी डिमांड जो है बहुत कम है। जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अब डिमांड नहीं है तो ऑब्वियस सी चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, मींस इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और रिसेशन भी बढ़ रहा है, यानी डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होने को ही कहते हैं रिसेशन। रिसेशन का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना जब एक साथ हो जाए, इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मींस साइमल्टेनियस इंक्रीज इन रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस अलोंग विद फॉलिंग ग्रोथ
ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। मीन्स ग्रोथ भी कम हो रहा है यानी डिमांड कम हो रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, और इकोनॉमिक रिसेशन भी आ रहा है, मंदी आई हुई है मार्केट में। जब तीनों परिस्थिति एक साथ हो जाती हैं उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तीनों सिचुएशन का साइमल्टेनियसली होना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, ये बास्केट थी, इस बास्केट में फूड आइटम्स, इस बास्केट में फ्यूल, इस बास्केट में क्लोथिंग, इस बास्केट में अदर थिंग्स, सारी चीजें आ गई और इसकी महंगाई हम देख रहे हैं ये कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा इकोनॉमी में, यानी टोटल इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं, टोटल इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं। इसको मैंने क्या कहा, ये क्या हो गया, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। टोटल इन्फ्लेशन आप मार्केट का निकाल रहे हो, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन में से मैंने क्या किया, इस इन्फ्लेशन में से मैंने क्या किया, मैंने फ्यूल को उठा के साइड रख दिया, फूड को उठा के साइड रख दिया, मैंने फ्यूल को उठा के साइड रख दिया। यानी मैंने क्या किया, टोटल इन्फ्लेशन में से, या मैं कहूं मैंने हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड में जो इन्फ्लेशन था वो माइनस कर दिया और फ्यूल में जो इन्फ्लेशन था वो माइनस कर दिया। जो आंसर आएगा वो आएगा कोर इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे उसको, कोर इन्फ्लेशन। यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं इसके। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम टोटल इन्फ्लेशन लेते हैं और कोर इन्फ्लेशन में हम लोग हेडलाइन में से फूड और फ्यूल की चीजें निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना डायनेमिक होती है, बहुत जल्दी चेंज आता है फूड की आइटम्स में और फ्यूल की आइटम्स में, जिसकी वजह से एक स्टेबल नजरिया लेने के लिए, यानी कोर इन्फ्लेशन हमको एक करेक्ट पिक्चर दिखाता है इन्फ्लेशन का। हेडलाइन में तो क्या है, रात में फूड एकदम सस्ता था, सुबह उठे तो बहुत तेजी से फ्यूल बढ़ गया, क्योंकि फ्यूल तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कहने का भाव क्या है, हेडलाइन के अंदर है टोटल इन्फ्लेशन और टोटल में से अगर आप फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन हटा देते हो तो उसको हम कौन सा इन्फ्लेशन कह रहे हैं, उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन, किसी भी इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करना, सारी कम्युनिटीज को इंक्लूडिंग फूड, एनर्जी, फ्यूल, ऑयल, गैस, इन सबको इंक्लूड कर दो तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, जो एक करेक्ट पिक्चर नहीं देता है। कोर इन्फ्लेशन में क्या है, ये है कि जब इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स, किसको एक्सक्लूड्स कर रहा है, वॉलेटाइल चीजों को, डायनेमिक चीजों को। कौन सी है डायनेमिक चीज, फूड है और एनर्जी सेक्टर है। फूड और एनर्जी सेक्टर की चीजों को अगर हम एक्सक्लूड कर दें और जो महंगाई निकालते हैं उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये था आपका कोर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट जो हमने जाना, और ये थे सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स जो हम लोगों ने कवर किए। अब एक एक करके इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, इन्फ्लेशन कौन सा स्टेट है, मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन में, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है, वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, वैल्यू ऑफ मनी के साथ क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड इंक्रीजेस लेटर। क्या होता है, हमने देखा था ये कि इन्फ्लेशन जैसे ही आएगा वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रिसेशन, yes but not only recession, a situation in which the economy have inflation and recession together, yes but और देखते हैं, an economy where unemployment is high and the D option is both B and C। हमने देखा था स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, रिसेशन भी बढ़ेगा, रिसेशन भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये तीनों ही चीजें इंक्रीज हों उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी ये वाला ऑप्शन भी आएगा और ये वाला ऑप्शन भी आएगा। आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट, बिकॉज स्टैगफ्लेशन याद करो क्या था, स्टैगफ्लेशन में तीनों चीजें एक साथ हो रही थी, उसको हम स्टैगफ्लेशन कह रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज MCQ 3। ये क्या कहता है, कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रिलेट कर रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रिलेट कर रहे हैं।
इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई। ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अलॉन्ग विद डिप इन ग्रोथ, और ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसी चीजें तो हमने कहीं स्टैगफ्लेशन में पढ़ा था ग्रोथ के साथ इंक्लूड करके। इट इज अ सिचुएशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट, ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था जहां पे हमारे इनपुट इंक्रीज हो गए थे। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, ये तो हाइपर इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन था, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था, ठीक है, ये स्टैगफ्लेशन था। बचा कौन सा, बचा कौन सा, ऑप्शन ए, दैट विल बी आवर आंसर। ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं क्या, देख लेते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे, इस सेशन के लिए इतना करेंगे और आई होप आप लोगों को सारी टाइप्स अच्छे से समझ आ गई हैं। आप इन टाइप्स को बार बार रिवाइज करना बिकॉज पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।